बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज पाकिस्तान क्रिकेट के एक ऐसे मसले की जो कुछ काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ लगा हुआ है। वो है कि एक मुस्तनद ऑलराउंडर की तलाश रहती है। वो ऑलराउंडर ही नहीं बल्कि और भी शोबे हैं जिसमें पाकिस्तान की टीम को तलाश रहती है। मुस्तनद खिलाड़ियों की आते भी रहते हैं प्लेयर्स, लेकिन ज़्यादा टीम के अंदर टिकते नहीं। इसीलिए एक ऐसी शख्सियत को आज के प्रोग्राम में हमने बुलाया है कि जिन्होंने इस शोबे में ख़ासकर जब वो खेला करते थे पाकिस्तान से, तो बतौर ऑलराउंडर उनकी कारकर्दगी को आज भी याद किया जाता है। 1996 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट, 265 वनडे और 32 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले इन्होंने। और उसके अलावा फ़र्स्ट क्लास में 123 मैच, 345 लिस्ट ए के मैच, 142 टी20 के मैच। लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं बतौर बॉलर और बैट्समैन, वो आज भी हम याद करते हैं और उन जैसा ऑलराउंडर आज भी पाकिस्तानी टीम को उसकी तलाश है। अब्दुल रज़ाक साहब की मैं बात कर रहा हूँ, मायना साबिक टेस्ट ऑलराउंडर आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक, क्या हाल हैं आपके? जी वालेकुम अस्सलाम जी आसिफ भाई, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए ठीक ठाक? मैं बिल्कुल खैरियत। आप बताइए आजकल क्या कर रहे हैं? कोरोना में, लॉकडाउन में क्या हो रहा है आजकल? कुछ भी एक्टिविटीज़ कोई है कोई नहीं, और बीगो पे आजकल बैठ रहे हैं। 3 4 5 घंटे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर उठ जाते हैं। और उसके अलावा कोई एक्टिविटीज़ नहीं, बस घर पे ही। ये बीगो मतलब क्या, कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई सोशल मीडिया ऐप है, क्या चीज़? हाँ सुना है मैंने इसके बारे में वैसे। हाँ, सोशल मीडिया ऐप भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन है। और ये है कि यहाँ पे आप मुख्तलिफ लोग, आप पूरे वर्ल्ड में से आप आते हैं, आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आप उनसे बात करते हैं और वो खुश होते हैं। और फिर इसमें एक कंपटीशन होता है पीके का, वो भी लगता है उसमें। फिर आपको सेंडिंग होती है जो बीन्स या डायमंड की शक्ल में इसको कहा जाता है। तो आप उसमें काफ़ी इंजॉय भी करते हैं और अर्न भी करते हैं। अर्न भी करते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स का मैंने सुना है कि इस पे जा रहे हैं। ख़तरा तो नहीं है कोई, जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, कोई किसी दूसरे मसले में फंस जाए प्लेयर, ऐसा तो कोई ख़तरा तो नहीं है इसमें? नहीं, यहाँ देखिए मीडिया की बात है। जैसे आप किसी चैनल पे बैठे होते हैं तो आपको वहाँ पे बड़े डिसिप्लिन से हर चीज़ को देख के कोई ऐसी बात नहीं करनी और कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। और हर चीज़ को आप बड़े डिसिप्लिन से बैठना पड़ता है। तो ये भी ऐसी चीज़ है, यहाँ अगर आप डिसिप्लिन से और कोई ऐसी गलत बात ना करें, किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जिससे आपकी बदनामी हो, तो बिल्कुल ठीक है ये। मतलब नाम चलें आप ना लीजिएगा, ये टॉपिक निकल आया, मैं इस पे हम बात नहीं कर रहे थे, नाम ना लीजिएगा। लेकिन क्या करंट पाकिस्तान के प्लेयर्स भी यहाँ पे होते हैं? हाँ जी, हैं इसमें भी, करंट प्लेयर भी हैं इसमें। चलें चलें रज़ाक, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या आप क्रिकेट से आप 2013 में चले गए, 2011 वर्ल्ड कप में आप आ, हमें नज़र आए। उसके बाद से क्रिकेट से आप क्या क्या एक्टिविटीज़ आपकी रहीं? कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ आप नज़र आए, बाकी कहीं और आप कोई इतने ज़्यादा फ़ाल नज़र नहीं आए कोचिंग या किसी और हवाले से? अब देखिए सेटबैक हुआ लाइफ में कि मैंने क्रिकेट छोड़ दी 2013 में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो होती है, तो मैं फिर इंग्लैंड माइग्रेट कर गया, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी पीछे हो गया। उस 2015 में पीएसएल शुरू हुई, उसमें भी अपॉर्चुनिटी थी मेरी खेलने की, पर वो भी मैंने मिस की। तो उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा डिसीजन मोइन खान ने मुझे, हमेशा उन्होंने बड़ी रहनुमाई की मेरी, हमेशा हर मामले में। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस कोचिंग में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर मैं कोचिंग में आ गया। उन्होंने कहा बड़ी इज़्ज़त से आपने क्रिकेट खेली है, तो आप कोचिंग में आके इस चीज़ को एंजॉय करें। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर कोयटा ग्लैडिएटर के साथ हम अटैच। तो आप मज़ा इंजॉय कर रहे हैं कोचिंग में? मज़ीद कुछ करने का इरादा है आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर में या अंडर 19 के साथ या कहीं और पीसीबी के साथ? जी, जी, हाँ, इस तरह का प्लान है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी पीसीबी में और मैं इसमें काम करूँगा। जैसे हार्ड हिटिंग का शोबा है, और मैंने हर किस्म की क्रिकेट खेली है आपके सामने। बिल्कुल। अगर मुझे आपने कहा है रोकना है, तो मैंने 1-1 2-2 घंटे रोका है, कोई रन्स नहीं हाँ, किए। तीसरे अगर नंबर आपने पे कहा भी हिटिंग खेले हैं आप। करनी है, तो हाँ मैंने हाँ, तीसरे ये नंबर ऐसी पे हिटिंग वर्ल्ड कप की में है आप। कि कोई हिटिंग नहीं कर सका। तो वो हर किस्म की मैंने क्रिकेट खेली, हर सिचुएशन के मुताबिक खेली और अच्छी क्रिकेट खेली, बड़े प्लेयरों के खिलाफ खेली, बड़े प्लेयरों के साथ खेली। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये एज है।
तो मेरी कोशिश यही है कि जितने भी यंगस्टर हैं उनमें इसको कन्वर्ट कर सकूं। नहीं, आपकी कोई बातचीत नदीम खान के साथ, वसीम खान के साथ, सकलैन के साथ कुछ शुरू हुई है पीसीबी के साथ? भाई देखे भी मैंने अवेलेबिलिटी तो दे दी है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करे, तो अब उन पे डिपेंड करता है आप इंशाल्लाह। अंडर 19 में या कहीं पर भी जहां आप बेहतर समझते हैं वहां आप काम करने को जी तैयार जी, हैं? जहाँ वो बेहतर समझते हैं तो मैंने अवेलेबिलिटी दे दी है इंशाल्लाह। ये जो पावर हिटिंग के अंदर पाकिस्तान लैग कर रहा है, ये वाला एरिया ख़ास तौर से आप टारगेट करेंगे या ऑलराउंडर्स जी वाला जी या? इंशाल्लाह। देखें बात यह है कि हम ऑलराउंडर का मतलब ये होता है कि उसको बॉलिंग भी आती है, बैटिंग भी आती है। चाहे वो पावर हिटिंग हो, चाहे बॉल को रोकना हो, बॉल को छोड़ना हो, और जिस किस्म हर किस्म की क्रिकेट के जो सिचुएशन आती है वो आपके सामने है। और मेरे इतने मैचेस हैं, स्पेशली साउथ अफ्रीका का जो मैच है उसमें आपने देखा कि वो वहाँ पे मुझे रोकना भी पड़ा, मुझे हिटिंग भी करनी पड़ी, ये सिचुएशन के मुताबिक खेलना भी पड़ा और मैच हमने जीता। तो इस तरह की सिचुएशन से हम गुजरे हुए हैं, एक्सपीरियंस इसी को कहते हैं। तो उस चीज़ को जहाँ प्लेयर कंफर्ट चाहता है कि मुझे अब हिटिंग चाहिए तो मैं उसको हिटिंग के लिए भी सिखा सकता हूँ इंशाल्लाह। अगर रोकने का टेस्ट मैचों में कैसे रोकते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या थिंकिंग होनी चाहिए, उस पे भी हम वर्क कर सकते हैं। हर किस्म की जहाँ भी वो कंफर्ट चाहे, वो पूछना चाहे, उसको हम हेल्प आउट कर सकते हैं। क्या आपके ख्याल में क्या वजह है कि इस तरह के पावर हिटर्स पाकिस्तान में आ क्यों नहीं रहे? आसिफ अली है, उसको ट्राई किया काफ़ी लेकिन वो भी नहीं चल पाए। पीछे से अमाद बट को हम देख रहे हैं, वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट वो आ रहा है। उमर अकमल इस पोजीशन पे खेले, ये सेट क्यों नहीं हो पा रहा 5-6 नंबर का ऐसा पावर हिटर हमारे पास? देखिए टैलेंट तो है, और टी20 की वजह से काफ़ी तेज़ी आ गई। और प्लेयर को जैसे अगर टेस्ट मैच में जाएं तो आप बड़ा अच्छा रिलैक्स फील करते हैं, आपके पास बहुत टाइम होता है। वनडे में जाएं आपको आपके पास काफ़ी टाइम होता है, टी20 में टाइम नहीं होता। और जब आप होटल से निकलते हैं तो आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है, आपकी तेज़ी आ जाती है माइंड में, वो सोचने का टाइम कम होता है। टी20 है ना, आपको 4 ओवर करने होते हैं, और अगर आपने बैटिंग करनी है तो आपको हार्डली मैं समझता हूँ 5 या 6 ओवर आपको ज़्यादा सर्वाइव फेस करने होते हैं। तो ये इस चीज़ को ज़रा माइंड में लेकर तेज़ी आती है प्लेयर में, तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ प्लेयर जो है वो अपना जो उसको एक शो करना चाहिए टैलेंट, वो शो नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट प्लेयर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर वो खेलते हैं, अगर उसमें परफॉर्म करते हैं तो आप वो देखेंगे अच्छे ऑर्डर भी मिलेंगे, अच्छे फास्ट बॉलर भी मिलेंगे, अच्छे बैट्समैन भी मिलेंगे। अच्छे ऑलराउंडर्स क्यों नहीं आ रहे रज़ाक? अनवर है, बिलावल भट्टी है, या ये हमारा आमिर यामीन है, ये सब आ रहे हैं लेकिन उसके अलावा फ़हीम अशरफ है। तो ये इन एक क्वालिटी ऑलराउंडर्स आप समझते हैं अभी भी नहीं आ रहे, या इनमें है कैपेबिलिटी कि ये बन सकते हैं? नहीं, कैपेबिलिटी है, टैलेंट भी है, हर चीज़ है। अब ये है कि अब मैं समझता हूँ कि ऑलराउंडर के लिए एक ऑलराउंडर कोच होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हम पाकिस्तान टीम में आए तो हमारे ऊपर वसीम अकरम थे, और हमने उनको फॉलो किया, उनसे हमने रहनुमाई ली, उनसे कॉन्फिडेंस लिया, तो ये चीज़ हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद हुई। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि टीम में अगर आपके पास सीनियर ऑलराउंडर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आपके पास सीनियर कोचिंग स्टाफ में ऑलराउंडर होने चाहिए, कि जो भी बैटिंग करना चाहता है, जो उसको शौक है, साथ बॉलर है ही है वो, तो उस पे वो वर्क करे, उसको हेल्प आउट करे, तो जिससे वो एक कंप्लीट ऑलराउंडर बनने की शक्ल में तैयार हो जाए। ये ऐसे नहीं होता कि आपको बैटिंग आती है, बॉलिंग आती है और आपने कहा जाओ मैच में जाके यहाँ परफॉर्म करोगे तो आप ऑलराउंडर बन जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं। इस तरह नहीं होता। कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, उसको उस पे काम करना पड़ता है, मेंटली भी उसको बूस्ट करना पड़ता है, फिजिकली भी बूस्ट करना पड़ता है। इन चीज़ों पे मैं समझता हूँ वर्क करने की ज़रूरत है। अब देखें ना, आपके अगर रिकॉर्ड देखें तो आप पूरे बैट्समैन हैं और पूरे बॉलर आप, मतलब 8,000 से ज़्यादा वनडे रन, 270 के करीब विकटें, इस तरह तकरीबन 2,000 रन और 100 विकटें आपकी टेस्ट में। फ़हीम अशरफ इस वक्त हमारा लेटेस्ट जो हमारे पास है लड़का एज ऑलराउंडर जिसको आप तैयार कर रहे हैं, उसमें आपको क्या कमी नज़र आती है?
देखिए, कमी-कुमी तो मैं नहीं समझता कि कोई नज़र आनी चाहिए या न कमी नहीं होती कोई भी, बात है कॉन्फिडेंस की। आप फ़हीम अशरफ को आप कैरी करते हैं, सारी जितनी सीरीज़ होते हैं खिलाते हैं, डोमेस्टिक वो खेलता है, जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो वो टीम से ड्रॉप हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा और प्लेयरों का कॉन्फिडेंस लेवल इससे काफ़ी लो हो जाता है कि एक बंदे की ख्वाहिश होती है प्लेयर की कि वो इतना परफॉर्म करने के बाद इतना देर टीम के साथ रहने के बाद वर्ल्ड कप खेले। तो अगर वर्ल्ड कप से दूर होता है या उसको ड्रॉप किया जाता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके कॉन्फिडेंस में काफ़ी कमी आ जाती है। इससे वो अच्छा प्लेयर कभी भी नहीं बन सकता। तो ये जो क्रिकेट है, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और प्लेयर की लुक आफ्टर करनी बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह की चीज़ होगी तो फिर प्लेयर प्रोड्यूस होंगे। बिल्कुल ठीक, रज़ाक का कहना कि कॉन्फिडेंस दिया जाए खिलाड़ियों को और वो देगी टीम की इंतज़ामिया, जिसके सरबराह इस वक्त मिसबाह उल हक हैं और उनके साथ वकार यूनुस हैं, मुश्ताक अहमद हैं और दीगर लोग हैं। अब यूनुस खान भी जुड़ गए हैं। मज़ीद हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप देख रहे हैं अब्दुल रज़ाक की बातें आप सुन रहे हैं, बड़ी साफ और सीधी बात करते हैं। इससे पहले ऑलराउंडर्स में कॉन्फिडेंस की कमी को उजागर किया ब्रेक से पहले। तो रज़ाक ये बताइए, अब मिसबाह उल हक मौजूद हैं, यूनुस भी आ गए हैं, वकार भी मौजूद हैं, तो फिर क्या कमी है? इतना खेले हुए लोग हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि क्रिकेट खेले हुए लोग साथ हों, तो ये कॉम्बिनेशन आपके ख्याल में दुरुस्त नहीं है? अभी भी काम नहीं कर रहा ठीक? नहीं, नहीं, बहुत अच्छा है। देखें मिसबाह की अगर बात करते हैं, वो उन्होंने कप्तानी भी कर चुके हैं, प्लेयर भी रह चुके हैं और काफ़ी तजुर्बा भी, एक्सपीरियंस भी है। बड़ा ज़बरदस्त ये डिसीजन है क्रिकेट बोर्ड का। उसके बाद वकार यूनुस हैं, यूनुस खान हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें या क्रिकेट बोर्ड में बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं, जैसे जो अभी नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे हमने कोच रखे हैं कि जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली हुई, तो वो पाकिस्तान टीम के कोच बने हुए हैं। तो नाम ये ले जो सकते हैं आप, चीज़ें उसमें थी क्या? ना, इन चीज़ों से नाम ले सकते हैं, उसमें क्या नहीं है? मिकी सबको पता है। आर्थर हाँ, है। सबको पता है, मिकी नहीं, आर्थर नहीं, होगा। नहीं, मिकी मिकी आर्थर है, देख लें। हाँ। तो वो चीज़ें जो है ना, वो ख़त्म हो गई हैं। अब कोशिश मैं समझता हूँ कि अभी आपने देखा होगा जब से नई इंतज़ामिया आई है क्रिकेट बोर्ड में, तो ये क्रिटिसिज़्म कम हो गया है। क्योंकि वो उनकी इंटेंशन वो जो है, वो क्रिकेटर्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, क्रिकेटर्स को आगे लेके आ रहे हैं। सकलैन मुश्ताक वो भी आ गए हैं, देख रहे क्रिकेट बोर्ड में। तो यूनुस खान भी आ गए हैं, तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है और मैं समझता हूँ कि ये अगर ये चीज़ें आएँगी, तो आप देखेंगे कि फ्यूचर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आएगी और प्लेयरों को भी काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी कि जब वो टेस्ट प्लेयरों के अंडर वो ट्रेनिंग करेंगे, रहेंगे, तो उनका मेंटली लेवल बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब नॉन टेस्ट क्रिकेटर के अंडर रहना और क्रिकेटरों के अंडर रहने में काफ़ी फ़र्क आता है। तो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है और आप किसी किस्म की प्रॉब्लम में अगर हों, तो अगर आप बात करें, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस चीज़ का मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ क्रिकेट बोर्ड को। बड़ा अच्छे स्टेप ले रहे हैं। अच्छा, एक इसमें फिर डिबेट आती है कि मिसबाह उल हक हैं, जैसे उनके पास दो दो रोल्स हैं, एक चीफ सेलेक्टर भी हैं और हेड कोच भी हैं। ये चीज़ क्या खिलाड़ी को परेशान कर सकती है? देखिए, बात ये है कि आप डिपेंड करता है आप कैसे इंसान हैं और मैं समझता हूँ कि मिसबाह उल हक अच्छे इंसान भी हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं प्लेयरों को। अगर थोड़ा-सा ईगो प्रॉब्लम आ जाए और अपने आप को आप स्टार समझना शुरू कर दें और अपने आप को जो आपको अपॉर्च्युनिटी मिली हुई है जो जिस ओहदे पे आप फ़ाइज़ हैं, उस चीज़ को अगर आप माइंड में लेके बैठ जाएँगे, तो फिर मैं समझता हूँ बेहतरी नहीं आती। तो ठीक है, चीफ सेलेक्टर भी हैं, कोच भी हैं और उसके साथ अच्छा इंसान होना बड़ा ज़रूरी है, प्लेयरों को समझना बड़ा ज़रूरी है। वो तो उनके पास है ही। तो अगर प्लेयरों की वो हेल्प आउट की तरफ जाते हैं, प्लेयरों की जहाँ पे कमी है, वहाँ उसको दूर करने जाते हैं, प्लेयरों की लुक आफ्टर करते हैं, तो बेशक वो चेयरमैन भी बन जाए साथ, तो मैं नहीं समझता कोई फ़र्क पड़ता। अच्छा, यूनुस खान के आने से उनके काम में कुछ उनको मदद होगी आपके ख्याल में? ये कॉम्बिनेशन बेहतर रहेगा इंग्लैंड में पाकिस्तान के लिए? जी, जी, बहुत ज़बरदस्त यूनुस खान फाइटर रहे हैं और आपने देखा है कि जिस जैसी उन्होंने क्रिकेट खेली है, मेंटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, फिज़िकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, फ़िटनेस में उनके पास कोई भी नहीं लगता था। तो इतने अच्छे क्रिकेटर को जब इस तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो ठीक है, उनके लिए भी नई है, वो भी इसको चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, पर ये है कि वो प्लेयरों के साथ फ्रेंडली भी हैं, उनको समझते भी हैं, उनमें कोई
स्टारिज़्म भी नहीं है और गलत बात नहीं सुनते, बस यही है, सही बात करते हैं और सही बात कहते हैं। क्योंकि तो ये थोड़ा-सा उनका है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये कि आपको भी याद होगा आपके जो करियर का शुरू था उसमें एक बहुत बड़े स्टार को रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद टीम के साथ लगाया, जावेद मियांदाद की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा नाम था जावेद हुँ, हुँ। मियांदाद भी बल्कि हैं, लेकिन वो मामला चल नहीं पाए थे। मैं उस हवाले से पूछ रहा हूँ, आपके तजर्बे को सामने रखते हुए आप ये नहीं समझते कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो चीज़ दोहराई जाए? देखिए, अगर देखा जाए यहाँ पे आ जाती है कि जो जितने भी चेयरमैन उस दौर में आए, ख़ालद मोहम्मद साहब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा टीम को रखा, प्लेयरों के साथ बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद जन्नत वकीज़िया आए, उन्होंने भी प्लेयर का बड़ी लुक आफ्टर की। पर हर किसी न किसी जगह पे कहीं से गलती होती है, तो वो फिर उसको फिर बाद में पता चलता है यहाँ पे गलती हुई है। तो वो एक सिस्टम बिल्कुल और था। वो एक पावर की तरफ चला गया था सिस्टम के, मैनेजमेंट को पावर दी है ज़्यादा। तो ऐसी बात नहीं होती, आपको टीम को देखना चाहिए, प्लेयरों को देखना चाहिए और ये पावर-शावर मैं नहीं समझता ये इनके ऐसे वर्ड यूज़ करने चाहिए। जो टैलेंटेड है, जो जिसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है प्लेयरों में, तो उसको हेल्प आउट करें, उनके साथ फिज़िकली, प्रैक्टिकली हर किस्म की तरह से आप उनके साथ ट्रेनिंग करें, हार्ड वर्क करें, तो फिर जाके प्लेयर में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। आपके कहने से या मीटिंगें करने से या 2-2 घंटे के बोलने से कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आती। आपको प्रैक्टिकली ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, आपके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप प्लेयरों के साथ मिल के काम करें, उनके साथ प्रैक्टिस करें, तो फिर वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आप जाते हैं। तो उस वक़्त ये चीज़ें कम थीं, उस वक़्त ये चीज़ें नहीं थी, उस वक़्त एक सिस्टम निज़ाम बिल्कुल डिफरेंट था। पावर जो मैनेजमेंट में ज़्यादा थी, तो वो पावर की वजह से प्रेशर प्लेयर पे ज़्यादा था, तो उसकी वजह से वो मैं समझता हूँ कि वो जो मैनेजमेंट है वो नहीं चल सकी। मतलब जावेद मियांदाद इतनी अच्छी तरह से किरदार अदा कर नहीं पाए ना बतौर कोच, उस वक़्त जब हेड कोच उनको बनाया था। देखें, पाकिस्तान में देखें नंबर 1 अगर बैट्समैनों में अगर जाती है, अगर रैंकिंग जाती है तो जावेद मियांदाद है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपने क्रिकेट सीखनी है, तो उनसे सीख सकते हैं बैटिंग स्पेशली कि बैट्समैन को क्या करना चाहिए, उनसे अच्छा मैं नहीं समझता कोई बताता है। तो बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जैसे मैंने कहा कि आपको मैनेजमेंट में अगर आपको कोई भी जॉब मिलती है, तो उसके साथ आपको एक अच्छा इंसान भी रहना चाहिए और होना चाहिए और ये चीज़ आपको डिलीवर करनी चाहिए। फिर जाके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका रिलेशन प्लेयर के साथ फ्रेंडली भी होना चाहिए और उसको बेटा भी आपको समझना चाहिए मतलब और भाई भी रिलेशनशिप का समझना मसला चाहिए, था, इस तरह की चीज़ें लेके आएँ। जावेद मियांदाद के का जो अंदाज था वो ठीक नहीं था, रिलेशनशिप अच्छा नहीं था उस वक्त प्लेयर्स के साथ, या वो ये आसिफ भाई ये देखिए इसमें को हम इसको कंट्रोवर्सी में नहीं लेके जाना चाहते, पर ये कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमने सीखी हैं कि जो भी मैनेजमेंट में हो, उसका रिलेशन प्लेयर के साथ ठीक, बहुत अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा वर्किंग बस। रिलेशनशिप होना चाहिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे जी, हैं। जी। इंग्लैंड में अब टीम मौजूद है, पाकिस्तान की टीम ने टेस्ट मैच खेलना है, आपने वेस्ट इंडीज़ के मैचेस देखे, क्या पाकिस्तान की टीम की आपको इस वक्त शक्ल लग रही है, तैयारी, और क्या उम्मीद क्या लगती है आपको? देखिए, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा जा रही है। वर्ल्ड कप में थोड़ी-सी बैड लक रही कि क्वालीफाई नहीं कर सके, पर ओवरऑल देखें परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही और टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा अच्छा सिस्टम है मैं समझता हूँ और पाकिस्तान टीम का मोराल काफ़ी हाई है और बड़ी अच्छी सेलेक्टेड टीम उन्होंने चूज़ की है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आप देखिएगा इंग्लैंड में पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो बॉलर्स हैं, खासकर उनको अगर देख लें, फास्ट बॉलर्स, उनमें ना तजर्बेकार बॉलर्स हैं, नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी है, ये इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस इनका नहीं है, अब्बास हैं, उनके पास तजर्बा काफ़ी है, तो बॉलिंग को आपको ठीक लगती है पाकिस्तान की? बाकी इमरान खान भी हैं, सुहेल भी हैं, वहाब भी हैं, बहुत सारे और बॉलर्स भी हैं। बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह। ये जिस तरह शहनशाह जा रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त इनका एक्शन भी अच्छा है और टैलेंट भी इनमें काफ़ी है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई हुई मैं समझता हूँ कि 3-4 महीने के गैप के बाद जब आप ट्रेनिंग करते हैं, आप इस पे फ़ोकस होते हैं तो और आपका टैलेंट जो बाहर आता है, तो वो डिफरेंट बॉलर नज़र आएँगे और हर किस्म की वैरायटी है उनके पास। तो नसीम शाह भी वो भी यंगस्टर है, वो भी काफ़ी
टैलेंटेड हैं, और उसके बाद अब्बास हैं। अगर आपने देखा होगा कि वो जहाँ थोड़ी मूवमेंट मिलती है तो वहाँ पे लीथल हो जाते हैं। तो वो ये है कि वहाँ पे तो मूवमेंट मिलेगी, तो वो बड़ा अच्छा, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। मिलेगी मोमेंट। पहला टेस्ट हमने जो वेस्ट इंडीज़ वाला देखा उसमें कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा कि वो सलाइवा नहीं लगाया, लेकिन उसके बाद भी मूवमेंट मिली। तो आपको लगता है कि ड्यूक का गेंद पाकिस्तान के बॉलर्स को फ़ायदा देगा, फास्ट बॉलर्स को? देखो बात यह है कि जो रिलीजिंग है बॉलर की सीम, जैसे शहनशाह और बास करते हैं, नसीम शाह का भी बॉल सीम पे गिरता है, तो ये ऐसे अगर बॉलर हों तो वो कहीं भी वो आपको तंग कर सकते हैं। अगर मूवमेंट नहीं भी मिलती तब भी वो तंग कर देते हैं। वहाँ पे अगर मूवमेंट नहीं मिलती तो रिवर्स स्विंग होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो जो बॉलर सीम को हिट करते हैं वो हर किस्म की कंडीशन में कामयाब होते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा अटैक है कि वो अगर उनको मूवमेंट मिलती है एयर में तब भी वो लीथल होंगे, अगर नहीं मिलती तो रिवर्स स्विंग का फ़ायदा होगा। अच्छा, अब पाकिस्तान के ज़रा बैट्समैनों की तरफ आ जाएं, क्योंकि आप बैटिंग भी करते रहे, आपको अंदाज़ा है कि कौन कितना दम रखता है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भी आपको ठीक लगती है, टेस्ट में भी, T20 में भी? असल तो देखिए टेस्ट क्रिकेट है, और पाकिस्तान में जितने भी प्लेयर आए हैं ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेटर ही आए हैं। और ये है कि पाकिस्तान की टेस्ट में टीम बहुत अच्छी है। उम्मीद है कि जो पास्ट में हुआ हमारी रैंकिंग ऊपर आनी चाहिए, और इतनी अच्छी टीम हो तो उसकी रैंकिंग नीचे नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं हमारे पास, स्पेशली टेस्ट प्लेयर। तो अच्छा अच्छा परफॉर्म करेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, मैं कुछ और आपसे प्लेयर्स के बारे में पूछूंगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आने के बाद हम थोड़ा सा पाकिस्तान टीम को और बात करेंगे। उसके अलावा जो जहां से प्लेयर्स आते हैं, जो डोमेस्टिक हमारा नया सिस्टम अब बना है, इस पर भी रज़ाक की हम राय लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ हैं। पाकिस्तान की इंग्लैंड में मौजूद टीम का जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है उस पर हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। रज़ाक, पाकिस्तान के आपने बताया, आजकल जो बात पाकिस्तान की जिस बैट्समैन की होती है वो है बाबर आजम। उसको आपको देख के कैसा लगता है? वो आपके रिटायरमेंट के बाद वो इतना ज़्यादा ऊपर आना शुरू हुए, लेकिन आपने उसको शायद देखा होगा 2012 से अंडर 19 की भी उसने कप्तानी की थी। क्या ख़ास चीज़ आपको नज़र आती है बाबर आजम? देखिए अगर आप देखा जाए तो वो ZTBL की तरफ से मेरे अंडर काफ़ी 5 6 7 अच्छा। सालों से खेल रहे थे। और शायद आपको इल्म है कि नहीं चीज़ का। तो बिल्कुल यंग थे, हमने उनकी बड़ी हेल्प आउट की और हमने कभी टीम से ड्रॉप नहीं होने दिया। और मुझे याद है कि जब मैं 2010 के 11 में जब मैं पाकिस्तान टीम से वापस आया ZTBL में, तो मैं कप्तानी कर रहा था। तो मुझे रात को मैसेज मिला कि जी कि बाबर आजम को ड्रॉप करना है। तो टीम मैं खुद बनाता था, तो मैंने उनको कहा जी बाबर आजम को क्यों ड्रॉप करना। उन्होंने कहा जी इन्होंने 4 5 मैच में परफॉर्म नहीं कर रहे। मैं कहा नहीं कर रहे, वो यंगस्टर है, मुझे पता है उनके में टैलेंट है। तो मैंने भी बाबर आजम से बात की कि आपको ये ड्रॉप करना चाह रहे हैं तो जब तक मैं कप्तान हूँ आप टीम से ड्रॉप नहीं होते, तो आप इंजॉय करें, बस परफॉर्म करें या ना करें मुझे इससे कोई नहीं, आप टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, अल्लाह ताला मदद करता है जो हार्ड वर्कर होता है। तो मैंने उससे बात की तो उसने बड़ा अच्छा फील किया, और वो मैचेस खेला, उसने परफॉर्म किया। उसके बाद ऐसा परफॉर्म किया कि वो पाकिस्तान टीम में वो आ गए फर्स्ट क्लास परफॉर्म करने के बाद। तो यही चीज़ें होती हैं, मैं समझता हूँ प्लेयरों के साथ अगर आप एक रिलेशन डेवलप करके उनके मेंटली तौर को समझ के आप उनसे बात करते हैं तो वो परफॉर्म करते हैं। और तो उसके बाद आपने देखा है बाबर आजम इस वक्त नंबर 1 में जा रहे हैं हाँ, परफॉर्मेंस T20 के में। पॉइंट ऑफ व्यू से, T20 हो, टेस्ट मैच हो, वनडे हो। तो यही चीज़ है, हमें लैक नहीं करनी चाहिए, जो प्लेयर हैं उनकी हेल्प आउट हमें करनी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने किया, और कॉन्फिडेंस जिसकी आप बात शुरू में भी कर रहे थे कि वो दिया जाए तो वो मिलेगा। और भी सीनियर प्लेयर्स भी हैं जिनके हवाले से बात होती रही। हफीज़ हैं, शुएब मलिक हैं, उनको यहाँ तक कह दिया, मशवरा दे दिया कि वो रिटायरमेंट ले लें। आपके ख्याल में वक्त आ गया उनका कि वो ख़त्म करें अपना करियर, या उनके ऊपर छोड़ना चाहिए? देखिए रिस्पेक्ट की बात है, और इतना खेलने के बाद मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो खुद बेहतर डिसीजन लेते सकते हैं, अगर वो खेलना चाहते हैं तो उनको खिलाना चाहिए। और परफॉर्मेंस होना या ना होना वो बात की बात है।
तो जो रिस्पेक्ट का जो चीज़ है वो नहीं हमें छोड़नी चाहिए। जैसे अब इंडिया में देखें जितने भी प्लेयर्स वो करते हैं तो उनको रिस्पेक्टली वो कहते हैं कि जी जब आप चाहें आप रिटायरमेंट ले लें, जब आपने खेलना है तो आप खेल सकते हैं। तो इनके साथ भी ऐसे मामला होने चाहिए, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, फिट हैं और खेलना चाहते हैं तो उनसे उनको उनको पाकिस्तान टीम में चांस देना चाहिए। इंडिया का आपने जिक्र किया, कुछ अरसा पहले अभी हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, परफॉर्मेंस देखी। हार्दिक पांड्या एक ऐसा ऑलराउंडर है जिसको कहा जाता है कि करीब करीब आप इसी तरह से आपसे कहीं ना कहीं लोग उसका मुकाबला करते हैं। हार्दिक पांड्या आपको क्या लगता है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट का बेहतरीन ऑलराउंडर है? देखिए जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, और बात यह है कि हम कोई भी बात करते हैं उसको कंट्रोवर्सी में ले लिया जाता है। अगर आप इसको पॉजिटिवली अगर आप चीज़ को लेते हैं तो उन्होंने शायद समझा होगा कि जैसे मैंने कहा कि मैं से ऑलराउंडर के टिप्स दूंगा तो वो ठीक हो जाएंगे। तो वो उस मेरा कहने का ये मकसद नहीं था कि वो ठीक नहीं है, तो इम्प्रूवमेंट की तरफ मैं जा रहा था कि इम्प्रूवमेंट की तरफ वो जा सकते। बस मेरी एक सोच थी और उस चीज़ को मैंने बस इन्होंने फिर नेगेटिव लिया तो मैंने फिर उसको स्टॉप कर दिया। मैं कि मुझे क्या ज़रूरत है इस चीज़ पे बात करने की, और उनमें टैलेंट है। और बात वही आ जाती है कि जो ऑलराउंडर होता है उस पर ज़्यादा बर्डन होता है, बॉलिंग का भी बैटिंग का भी। उसकी फिटनेस लेवल उसके मुताबिक होनी चाहिए। जब आप बैटिंग करके आते हैं तो बॉडी पे इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप बॉलिंग भी कर सकें। अगर बॉलिंग करके आए तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए बैटिंग भी कर सके। तो यही वजह कि इसकी वजह से वो अनफिट रहना शुरू हो गए। कमर की दर्द भी उनको लास्ट 2-3 सालों में सुना के हुई थी। और फिटनेस का जो म्यार है उसको बड़ा मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी जाके वो अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। या फिर एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर लें, बॉलिंग पे या बैटिंग पे, जैसे जैक कैलिस से। पर जैक कैलिस की अगर फिटनेस देखी जाए, अगर उन्होंने 100 किया या 150 किया या 200 किया तो उसके बाद भी वो बॉलिंग कर सकते थे। लेकिन तो इस देखने चीज़ को भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलें अब और बात करते हैं पाकिस्तान का जो बेस है। इस सिस्टम को आपने देखा होगा, ये जो फर्स्ट क्लास हुआ था, क्योंकि यहीं से प्लेयर्स निकल के आएंगे। आप कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है। ये जो रीजन की 6 टीम्स का कॉन्सेप्ट है, ये आपको कैसा लगता है फर्स्ट क्लास में? डिपार्टमेंट्स ख़त्म। ये देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिपार्टमेंट की क्रिकेट भी होनी चाहिए। जितनी क्रिकेट हो उतनी कम है। ये भी रखें, डिपार्टमेंट की क्रिकेट भी होनी चाहिए। इस चीज़ को अगर ये डिसीजन लेते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्लेयर्सों को वो उतने ही प्लेयर सामने नज़र आएंगे। जैसे एक एकेडमी हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप 50 एकेडमी बना देंगे तो आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी जो एक एकेडमी के होते हुए थी। इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे विल्स कप होता था, कायदम ट्रॉफी होती थी और पैटर्न ट्रॉफी होती थी, और ये इस तरह की चीज़ें चलती थी। तो जितनी ये ट्रॉफी, जितने इवेंट्स होंगे इस तरह के, जितनी एसोसिएशन की बेशक आप जितनी मर्जी टीमें बना लें वो इस फाइन, उसमें कोई मसला नहीं है। ये भी अच्छा एक स्टैंडर्ड है, आप इसको एक हाई लेवल स्टैंडर्ड पे ले जाएं कि जैसे इंडिया में एक रंजन ट्रॉफी होती है तो वो जो खेलता है तो उसका वो बड़ा नाम होता है। तो आप ऐसा एक सेटअप कर लें इन चीज़ों को कि जी जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट से परफॉर्म करके आते हैं उनको आप एसोसिएशन की टीमों में लेकर उनको परफॉर्मेंस उनकी चेक करें। जितनी क्रिकेट होगी डिपार्टमेंट की क्रिकेट शुरू होनी चाहिए, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा क्रिकेट का भी और क्रिकेटर्स का भी। ग्रेड 2 हो, भले ग्रेड 2 हो या ग्रेड 1 हो, डिपार्टमेंट क्रिकेट। जी देखिए ग्रेड 2 जो होता है वो एक यंगस्टर इनिशियली स्टेज होती है। क्यों ग्रेड 2 दिया जाता है कि उसमें प्रेशर कम होता है। जो ही आप ग्रेड 1 का नाम पे जाते हैं, जैसे आप देखें आप आम मैच खेल लें तो उसमें कोई इतना प्रेशर नहीं होता है। अगर आप कहीं वर्ल्ड कप का फाइनल है तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही चीज़ें होती हैं। ये ग्रेड 2 जो होती है ये इसलिए यंगस्टर के लिए बड़ा अच्छा होता है, इससे उससे कॉन्फिडेंस मिलता है, परफॉर्म करते हैं तो फिर वो ग्रेड 1 में उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। इस चीज़ को और ज़्यादा करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। और जितने टूर्नामेंट्स हों, जितने इस तरह की चीज़ें होंगी, जितनी अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करेंगे उतने ही अच्छे प्लेयर बनेंगे। लेकिन पीसीबी की तरफ से ये बात आ गई थी ना कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट से टैलेंट नहीं आ रहा, पाकिस्तान को नहीं मिला। इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं आप? देखिए टैलेंट तो मिला तो है। और आपने जैसे मैंने बाबर आजम का नाम लिया, वो डिपार्टमेंट से ही आए। तो जेटीबीएल से आया, उससे पहले अंडर ये 19 खेले। और जी इमरान खान जेटी डिपार्टमेंट से आए हैं, शनवारी डिपार्टमेंट से आए हैं।
और हारस डिपार्टमेंट से आए हैं। आप कितने नाम लेंगे? अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 15, 20, 25, 30 प्लेयर तो आपको डिपार्टमेंट की क्रिकेट से ही आपको प्लेयर मिल जाएंगे। तो इस हवाले से आप, खैर आपकी तो अभी बातचीत नहीं हो रही इस हवाले से, लेकिन ठीक है कि आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना ज़रूर रखा कि ये होना चाहिए। पेटर्न्स ट्रॉफी का आपने अच्छा वैसे एग्जाम्पल दिया है कि पेटर्न्स ट्रॉफी पहले ऐसा भी था ना कि कायदन ट्रॉफी भी हो रही है और पेटर्न्स ट्रॉफी भी हो रही है, जी। और वो होती अब। वो देखो ना, वो भी वही चीज़ थी। वही जी। चीज़ थी। आप कायदन ट्रॉफी जो थी एसोसिएशन के साथ रिलेटेड थी, पैटर्न ट्रॉफी डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड थी। और तो ये बड़ा अच्छा था ये ना सर। कितनी टीम्स होनी चाहिए? अभी 6 हैं जो फर्स्ट क्लास खेल रही हैं। अभी पिछले सीज़न में 16, उससे पहले हमने 26 टीम्स का भी फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट देखा। कितनी होनी चाहिए, या नीचे टीम्स हों, उनके ग्रेड्स के मुकाबले हों, वो ऊपर आती जाएं और फिर ऊपर फर्स्ट क्लास टीम्स खेलें? कितनी टीम्स होनी चाहिए ऊपर? देखिए, बात ये टीम की नहीं होनी चाहिए। टीम एक स्टैंडर्ड सेट कर लें कि आपको पता है कि जी आपके डिपार्टमेंट से जितने प्लेयरों ने परफॉर्म किया है, उनके समझ लीजिए कि उनके वो ट्रायल्स हैं, डिपार्टमेंट की क्रिकेट ट्रायल्स हैं उनके लिए, कि आपके सिलेक्शन के लिए कि आपने एसोसिएशन की क्रिकेट में अगर आपने स्टेप रखना है, वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा होना चाहिए, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे एक इंटरनेशनल टीम को फैसिलिटी दी जाती हैं, अच्छे होटल, अच्छा खाना, ट्रैवलिंग, हर चीज़, सारा कुछ एक वो सेटअप कर लेना चाहिए। और डिपार्टमेंट की क्रिकेट से जो परफॉर्म करते हैं, फिर उनको ट्रायल बेस पे, उनकी परफॉर्मेंस बेस पे उनमें आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप जो एसोसिएशन की टीमें हैं, वो बेशक 6 रखनी है या 8 रखनी है, वो उसमें कोई मैटर नहीं करता। वहाँ पे एक स्टैंडर्ड आपके पास आ जाता है कि यहाँ पे वो प्लेयर आएगा जो जिसने डिपार्टमेंट की क्रिकेट में परफॉर्म किया हो, वो प्लेयर इस एसोसिएशन की टीमों में आके वो सिलेक्शन होगी उनकी। तो वो उसका एक ख्वाब होगा, क्योंकि जब पाकिस्तान जैसे डोमेस्टिक में आप खेलते हैं तो आपका ख्वाब होता है पाकिस्तान खेलना। तो मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट की क्रिकेट में जब आप आएंगे तो आपका ख्वाब है कि आपने ये जो एसोसिएशन की जो टीमें बनाई हुई हैं वहाँ पे खेलना, क्योंकि वहाँ पे आपको नज़र आ रही चीज़ कि फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, हर चीज़ ज़बरदस्त है। आपको ऐसे ही लगता है जैसे आप जैसे काउंटी क्रिकेट में आप जाते हैं तो जो भी काउंटी प्लेयर होता है उसको 5 स्टार होटल मिलते हैं और डेलीज अच्छी होती हैं, उनकी मैच फीस अच्छी होती है, ट्रैवलिंग अच्छी होती है, हर चीज़ परफेक्ट होती है। तो जब वो स्टेप इन करता है नेशनल टीम में तो उनको कोई अजीब सा नहीं लगता। बिल्कुल, इस ये तरह का एक सेटअप क्रिएट करें एक अच्छा तो सेटअप। मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है रज़ाक, आपने वो बात बता दी कि तैयारी होती चली जाएगी और फिर प्लेयर को ये इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा और फिर वो परफॉर्मेंस देगा। आज के प्रोग्राम में को हम यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं समेटते हैं। बहुत तफसील से बात हुई पाकिस्तान टीम के मामलात पर, क्रिकेट बोर्ड के मामलात पर। रज़ाक की अपनी जो सोच है पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा पहुँचाने की, उस हवाले से भी हमने बात की। तो आज के प्रोग्राम में अब्दुल रज़ाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। आपका देखने का शुक्रिया। जी अगले जी। प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।